सब्जेक्ट का सिलेबस आपको लेके आई हूँ। अगर आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से होम साइंस सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हम देर ना करते हुए आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपको होम साइंस कंटेंट के बारे में बताते हैं कि कहां से कितने नंबर का एग्जाम में आता है और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको पूरा सिलेबस समझाएंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी सिलेबस की तरफ। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो हमारा होम साइंस सब्जेक्ट है इसमें जो है 5 खंड होते हैं। 5 खंड में आपका यह डिवाइड है, 5 यूनिट होती है। 5 यूनिट में कई सारे टॉपिक होते हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा विषय सूची, विषय सूची में हमारा पहला है खंड का है गृह प्रबंधन। खंड का से 15 नंबर आता है। इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं, जैसे पहला है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। अब शिक्षिका मतलब जो शिक्षिका होती है वो कैसे आपको बजट बनाने के लिए बताती है। बजट जैसे घाटे का बजट, बचत का बजट, कई प्रकार के बजट बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। सेकेंड टॉपिक आपका है आय व्यय और बचत। आय व्यय कहने का मतलब है हमारे घर के जो इनकम है, जो इनकम के रिसोर्स होते हैं उसी के अनुसार हमें व्यय भी करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक हम व्यय करते हैं तो हम आर्थिक संकटों से घिर जाते हैं। और बचत, हम अपनी आय को अगर एक बजट बना करके चलेंगे तो हम कुछ बचत कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम आय व्यय का ब्यौरा पढ़ेंगे और बचत के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट आती है घर की साफ सफाई। अब घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है, तो घर की साफ सफाई के अंतर्गत जैसे हम करेंगे, कुछ हमारे घरेलू कार्य होते हैं जिनकी हम दैनिक सफाई करते हैं। उसके बाद कुछ साप्ताहिक सफाई होती है, कुछ मासिक सफाई होती है, कुछ वार्षिक सफाई होती है। तो इसके अंतर्गत हम सारी सफाई के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है घर की सजावट। घर की सजावट का मतलब है कि हम अपने घर को कैसे सुंदर बना सकते हैं, कैसे उसको बेहतर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे हमारा बेडरूम होता है, हमारा किचन होता है, हमारा लॉन होता है, हमारा हॉल होता है, हमारा ड्राइंग रूम होता है। तो इस सब की सजावट को हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी पांचवा टॉपिक है गृह गणित। गृह गणित में लाभ हानि, गुणा घटाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम मान लो मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, तो अगर हमें मैथ का नॉलेज नहीं होगा, गणित में जोड़ और घटाना का नॉलेज नहीं होगा, तो हम मार्केट से सब्जी को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे लाभ हानि और व्यवहारिक अपने कार्यों में कैसे हम गणित का उपयोग करते हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट आती है स्वास्थ्य रक्षा। सेकेंड यूनिट स्वास्थ्य रक्षा जो हमारा है ये 15 नंबर का आता है। 15 नंबर का आता है। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण। अब जल प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है आप लोग जानते ही होंगे। जैसे जल बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे रिसोर्स हैं जिनके माध्यम से हम जल को ग्रहण करते हैं। जो मेन हमारा जल का स्रोत है वह वर्षा का जल है। उसके बाद समुद्र है, झील है, झरने हैं, नदियां हैं, तालाब है, पोखर है, हैंडपंप है, कुआं है। तो बहुत सारे स्रोत हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अशुद्ध जल से होने वाले रोग, कारण और उपचार। अब अशुद्ध जल को पी लेंगे अगर हम, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हैजा हो जाती है, पेचिस हो जाती है, टाइफाइड हो जाती है। तो इन सब के क्या लक्षण हैं, कैसे हम पता करेंगे कि हम इस रोग से पीड़ित हैं, उनके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, इसका मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके हानि हैं, और यह कैसे हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे वायु प्रदूषण भी होता है हमारे समाज में, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो कई सारे टॉपिक हैं, इसके अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सामान्य रोग का कारण और उपचार। सामान्य रोग जैसे मलेरिया हो जाता है, हमें टाइफाइड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खसरा हो जाता है, चेचक हो जाता है। तो ये सारे जो बीमारियां होती हैं वह सामान्य बीमारी है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके कारण को जानेंगे, लक्षण को जानेंगे और इस बीमारी में कौन से उपचार करने चाहिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट आती है वस्त्र एवं सूत विज्ञान। वस्त्र एवं सूत विज्ञान का मतलब है आप लोग को पता ही होगा कि सूत के माध्यम से ही हमारे वस्त्र बनते हैं। तो वस्त्र एवं सूत विज्ञान में वस्त्र भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं।
जैसे इसकी फैब्रिक के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास कॉटन होता है, लिनन होता है, रेयान होता है, डेक्रान होता है, जूट होता है, कपास होता है। तो कई सारे ऐसे तंतु हैं जिनके बारे में आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है। कुछ मानव कृत्रिम तंतु होते हैं जैसे रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारे जो डेक्रान हो गया, ये सारे तंतु मानव निर्मित तंतु हैं, तो इनके बारे में अध्ययन हमें करना है। उसके बाद फिर इसी के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक आता है सिलाई किट, बेबी फ्रॉक, कुर्ता पायजामा, पेटीकोट। सिलाई किट्स का मतलब ये है कि आप सिलाई मशीन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और सिलाई किट एक ऐसा मतलब बॉक्स होना चाहिए जिसमें हम सिलाई के सारे उपकरण को रख सकें और जब हमें आवश्यकता हो तो उसे आसानी से हम उपयोग में ला सकें। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बेबी फ्रॉक को कैसे काटते हैं, किस वर्ष की बच्ची के लिए कितना कपड़ा चाहिए, कुर्ता को कैसे कटिंग की जाती है, पायजामे की कैसे कटिंग की जाती है और पेटीकोट की कैसे कटिंग की जाती है, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कपड़ों की धुलाई एवं रखरखाव। आप लोग जानते ही होंगे कॉटन के कपड़ों को अलग तरीके से धुलते हैं, टेरिकॉट के कपड़ों को अलग तरीके से धुलते हैं, उलन के कपड़ों को अलग तरीके से धुलते हैं। तो इन कपड़ों की धुलाई और उनका रखरखाव हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हमारी आती है अगली नेक्स्ट यूनिट, चौथी यूनिट, भोजन तथा पोषण विज्ञान, जो 15 नंबर का आता है। भोजन तथा पोषण विज्ञान से मतलब है कि ऐसा भोजन जो हम करें तो हमारी बॉडी को एनर्जी दे और हमारी वृद्धि में सहायक हो तथा हम हष्ट एवं पुष्ट हो, मतलब संतुलित भोजन। भोजन भी दो प्रकार का होता है, एक संतुलित होता है, एक असंतुलित होता है। एक होता है कि हम पेट भरने के लिए भोजन खाते हैं और एक होता है कि हम संतुलित भोजन जिसमें सभी विटामिन मौजूद हो ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें हम सारे विटामिन के बारे में, सारे प्रोटीन्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक होती है, हमारे ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करती है, कहने का तात्पर्य टिश्यू रिपेयर करती है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें एनर्जी देता है, जो विटामिन होते हैं वो हमें संक्रमित होने से बचाती है, जो खनिज लवण होता है वह हमारे शरीर में लौह तत्व की पूर्ति नहीं होने देता है, इससे हमारे शरीर का जो रक्त संचार है वह तीव्र होता है और हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है खनिज लवण से। अगला टॉपिक है हमारा रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई। रसोई घर की व्यवस्था का तात्पर्य है कि हम रसोई घर को कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसकी देख रेख और उसकी सफाई कैसे की जाती है, जैसे डिब्बों की सफाई, किचन की सफाई, गैस चूल्हे की सफाई, की सफाई, तो इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भोजन पकाना, परोसना एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा। भोजन पकाने की कई सारी विधियां, जैसे उबालते हैं, तलते हैं, फ्राई करते हैं और उसके बाद शुष्क विधि द्वारा भी कुछ वस्तुएं पकाई जाती हैं और उसके पोषक तत्वों की सुरक्षा कैसे करते हैं। पोषक तत्व जैसे कोई भोजन हम पका रहे हैं उसको बहुत देरी तक पकाते रहेंगे तो उसके पोषक तत्व जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो भोजन हमें उतनी देर तक ही पकाना चाहिए कि जब तक वह पक जाए और उसके सारे पौष्टिक तत्व उसमें विद्यमान रहें। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है रोगी का भोजन। रोगी का भोजन कहने का मतलब है कि विभिन्न बीमारियों में किस प्रकार के भोजन रोगी को देने चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है 5वीं यूनिट, प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या, जो 15 नंबर का आता है। प्राथमिक चिकित्सा से आप लोग समझ रहे होंगे कि डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाने वाली जो चिकित्सा होती है, जो उपचार होता है, वही हमारी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। गृह परिचर्या का मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे, जो कहने का मतलब है पेशेंट का या रोगी का ध्यान रखती है, उसे ही गृह परिचर्या कहते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां। मानव अस्थि संस्थान, हमारे शरीर में बहुत सारे अस्थि संस्थान है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अस्थि संस्थान के बारे में जैसे कूल्हे की हड्डी और कमर की हड्डी, कशेरुका की बनावट, चेहरे की बनावट, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं और उसके बाद संधियों के बारे में, जैसे कुछ चल संधियां होती हैं, कुछ अचल संधियां होती हैं। अचल संधियां होती हैं जो हमारी हिलती डुलती नहीं है, मूवमेंट नहीं करती हैं, और जो चल संधियां होती हैं वो हमारी हिलती डुलती हैं, तभी तो हम अपनी दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड्डियों की टूट और मोच। हड्डियों की टूट और मोच, जैसे कभी कभी हम लोग खेलते रहते हैं तो हमें मोच आ जाती है, पैर में सूजन आ जाती है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हड्डियों की टूट और मोच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, कैसे हम पता करेंगे कि हमारी हड्डी टूटी है कि मोच आई है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है श्वसन तंत्र, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया।
श्वसन तंत्र में मतलब प्राश्वसन और निःश्वसन, हम सांस को लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, या तो हमारी प्राकृतिक श्वसन हो गई। और कृत्रिम श्वसन मतलब हमें ऑक्सीजन जो है कृत्रिम के द्वारा मतलब ऑक्सीजन हमें दिलाई जाती है, वह हमारी कृत्रिम श्वसन क्रिया होती है। घायल, फिर अगला टॉपिक हमारा है घायल व्यक्ति का हस्तांतरण। घायल व्यक्ति के हस्तांतरण का मतलब है कि कभी कभी हमें अचानक एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसे चोट लग जाती है कि हम गंभीर स्थिति में हो जाते हैं, हम उठने की स्थिति में नहीं होते हैं, या हम अचेतन अवस्था में चले जाते हैं, तो उस व्यक्ति को वहां पे स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस व्यक्ति को कैसे स्थानांतरित किया जाता है? उसे गोद में उठा करके, पीठ पे लाद करके, या उसे पकड़ करके दो लोग कंधे से सहारा देकर स्थानांतरित करते हैं, या दो हत्थी चौहत्थी बैठकी बना करके सहारा लेकर के उसे स्थानांतरित किया जाता है। फिर अगला टॉपिक है हमारा रोगी को स्पंज करना, गर्म सेक देना, ठंडी सेक के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग करना। कहने का तात्पर्य है कि रोगी को स्पंज कर, कभी कभी पेशेंट इस हालत में होता है कि वह स्नान करने के हालत में नहीं होता है, तो हमें उसे स्पंज कराना चाहिए ताकि उसकी बॉडी से किसी भी प्रकार की दुर्गंध ना आए। स्पंज करा करके हमें उसे अच्छे कपड़े, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनाने चाहिए जिससे वह जल्दी स्वस्थ हो सके। तो उसकी और कभी कभी क्या होता है कि हमें कहीं कहीं पे ठंडी सेक की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं पे गर्म सेक की आवश्यकता होती है। तो गर्म सेक और ठंडी सेक जो है गीली और सूखी सेक होती है। ठंडी सेक को हम क्या करते हैं कि बर्फ की टोपी एक होती है, बर्फ की थैली होती है, उसमें बर्फ को कूट कर नमक डाल करके भर लेते हैं और जो है फिर उससे हम उस स्थान पर सिकाई करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है नाड़ी श्वास की गति और तापमान का चार्ट। जैसे हम कभी किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, जैसे हमें मान लो टाइफाइड हो गया है या समझ लो मलेरिया हो गया है, तो क्या होता है कि हमें 2-2 घंटे के अंतराल पे या 4-4 घंटे के अंतराल पर एक तापमान का चार्ट बनाना पड़ता है। मतलब 2-2 घंटे के बाद एक चार्ट बनाना पड़ता है और उसमें लिखना पड़ता है कि इस समय रोगी का तापमान कितना था, फिर 2 घंटे बाद कितना कम हुआ या ज्यादा हुआ, फिर कितना कम या ज्यादा हो, उस प्रकार से उसे मेडिसिन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो टोटल इस प्रकार से हमारे 70 नंबर के हुए। जैसे फर्स्ट यूनिट हमारा गृह प्रबंध है, 15 नंबर आता है। सेकेंड हमारा स्वास्थ्य रक्षा 15 नंबर आता है। थर्ड हमारा वस्त्र एवं सूत विज्ञान से 10 नंबर आता है। थर्ड भोजन तथा पोषण विज्ञान से 15 नंबर का आता है। 5वीं यूनिट हमारी है प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या, 15 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो लिखित पेपर होते हैं वो 70 नंबर के होते हैं और प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन जो होता है वह हमारा 30 नंबर का होता है। ये नंबर हमें इंटरनल मार्क्स होते हैं जो हमें विद्यालय से मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका 100 नंबर का परीक्षा होता है। 100 नंबर की परीक्षा होती है जिसमें आपको बेहतर प्रदर्शन करना है और आपको इस प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह सिलेबस समझ में आया होगा। अगर अच्छा आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहिए।